द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर उन्हें सबक सिखाने वाली हो सकती है। दरअसल पंजाब के लुधियाना जिले के एक युवक ने अपने यूट्यूब चैनल पर अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर बहस शुरू हो गई। पारस के इस वीडियो को लेकर अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ गया और मुख्यमंत्री ने तुरंत पुलिस कार्रवाई को आदेश दिए तथा पुलिस ने 24 मई को पारस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लुधियाना पुलिस से भी तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद लुधियाना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। वहीं पारस के परिजनों का कहना है कि 3 मई को लोग घर आए थे और खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसे अपने साथ ले गए। वे अब तक घर नहीं लौटा है। जब इस बारे में पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने मामले की जानकारी ना होने की बात कही। पारस की मां चंदा देवी ने बताया कि पारस ने रविवार को अपने पारस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में उसने अपने फॉलोअर्स को बताया था कि भारत के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश कहीं नजर नहीं आ रहा। विश्व के नक्शे में जहां अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है उसके आसपास के सभी प्रांत चीन के हैं। इसका मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा ना होकर चीन में कहीं है। इस वीडियो के बाद हंगामा शुरू हो गया। बहुत लोगों के फोन आए। उसने अपनी गलती को मानते हुए एक और वीडियो अपलोड किया। पारस की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उसके बेटे की गलती को माफ कर दिया जाए। वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाती है कि उसके बेटे की गलती को माफ किया जाए। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कोरोना के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं सहित अन्य वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगाए जाने को लेकर सवाल उठाया है। बादल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्स में कटौती की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को 5 पेज का पत्र लिखने के साथ ही दवाओं व 56 वस्तुएं सूची भी भेजी है। मनप्रीत ने यह पत्र शुक्रवार को होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक से पूर्व लिखकर साफ कर दिया है कि यह मामला आगे होने वाली बैठक में उठाया जाए। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने बुधवार को काला दिवस मनाया। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने अपने घरों में वाहनों पर काला झंडा लगाया। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के बादल स्थित निवास पर भी काला झंडा लहराता नजर आया। काले झंडे के साथ ही केसरी खालसाई झंडा भी लहराता नजर आ रहा था। वहीं बठिंडा में अजीत रोड चौक पर युवा किसानों के हक में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने रोष जताया। पंजाब के पटियाला जिले के गांव सैफदीपुर निवासी एक किसान ने आड़ती से परेशान होकर जहरीली वस्तु निगलकर आत्महत्या कर ली। बुधवार सुबह उसका शव सरहिंद रोड स्थित गाँव हसनपुर के खेतों में बरामद हुआ। अनाज मंडी पुलिस ने पहचान करने के बाद मृतक की पत्नी के बयानों पर आड़ती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। जर्मनी में रहने वाले जलंधर के एनआरआई भाइयों ने शहर के एक ज्वेलर के बेटे को जर्मनी ले जाने के बदले 12 लाख रुपए ले लिए। फिर उसे वहां पर परमानेंट सिटीजन बनाने के बजाय अपने रेस्टोरेंट में मुफ्त में काम करवाते रहे। उसका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया ताकि लड़का भारत न लौट सके। जर्मनी से ही लड़के ने पंजाब पुलिस के एनआरआई विंग व विदेश मंत्रालयों को शिकायत भेजी कि वो उनकी वजह से जर्मनी में फंस गया है, जिसकी जांच हुई तो पुलिस ने आरोपी एनआरआई भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के साथ साथ इस बार एग्जाम भी सॉफ्टवेयर के जरिए कराए जा सकते हैं। अभी तक काम चलाओ एग्जामिनेशन सिस्टम के कारण बड़े स्तर पर नकल होती रही है, लेकिन अब ऐसे सिस्टम का उपयोग होगा जहां पर लगभग 25,000 स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग एक साथ सॉफ्टवेयर पर हो जाएगी और टीचर इसको चेक कर सकते हैं। इन्विजिलेशन और स्टूडेंट से सवाल जवाब भी संभव होगा। 3 कंपनियों ने इसको लेकर यूनिवर्सिटी को अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेट देकर प्रेजेंटेशन दी है। अब रिपोर्ट तैयार कर फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएगी और इसके आधार पर बाद में टेंडर किए जाने की संभावना है। इसके जरिए मास लेवल पर होने वाली नकल को रोकने में भी कामयाबी मिलेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 27 और वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी सूची में एडवोकेट पंकज जैन, गुरिंदर सिंह अटारीवाल, अमित झांझी, अमित जैन, गुरदर्शन कौर, सुमित गोयल, आशीष चोपड़ा, राहुल शर्मा, रमन कुमार, हरप्रीत सिंह बराड़, बलतेज सिंह, लोकेश, अंकुर मित्तल, विनोद शर्मा, प्रदीप सिंह, पवन कुमार, नरेश सिंह शेखावत, जगमोहन बंसल, गौरव चोपड़ा, जयवीर यादव, त्रिभुवन दहिया, दिव्या शर्मा, शार्मिला शर्मा, राकेश नेहरा, रविंदर सिंह बैंस, सुनीश व एडवोकेट नरेश इंदर सिंह बोपराज शामिल है। पंजाब सरकार ने आदेश जारी करते हुए 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मनवेश सिंह सिद्धू आईएएस को सचिव राजस्व, पुनर्वास और अतिरिक्त प्रभार के तौर पर कमिश्नर रूपनगर डिवीजन रूपनगर तैनात किया गया है, जबकि गुरप्रीत कौर सप्रा आईएएस को सचिव वित्त और अतिरिक्त प्रभार के तौर पर कमिश्नर जलंधर डिवीजन जलंधर लगाया गया है। प्रवक्ता के अनुसार
अमनजोत कौर पीसीएस को सब डिविजनल मजिस्ट्रार खडूर साहिब तैनात किया गया है। इसके अलावा रोहित कुमार पीसीएस को पंजाब सरकार की तरफ से अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है और अपनी सेवाएं डेपुटेशन पर नियुक्ति के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के डिस्पोजल पर रखी गई हैं। अब खबरें होशियारपुर से। सफाई मजदूर यूनियन की तरफ से सफाई सेवकों की मांगों के संबंध में 1 दिवसीय हड़ताल की गई। यूनियन के प्रधान राजा हंस व सफाई कर्मचारी कमिश्नर लोकसभा हल्का इंचार्ज कमल भट्टी की अगुवाई में सफाई सेवकों ने हड़ताल की और मेयर व अधिकारियों को मांगों से अवगत करवाया। इस मौके पर राजा हंस व कमल भट्टी ने बताया कि एक तरफ पहले ही सफाई सेवकों की मांगों की तरफ सरकार व नगर निगम द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऊपर से उनकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम में सफाई सेवकों की हाजिरी व अन्य प्रबंधों के लिए अधिकारी तैनात हैं, तो सफाई सेवकों को पार्षदों के अधीन करने का क्या मतलब बनता है? ऐसे तो सफाई सेवक उनके गुलाम बन के रह जाएंगे। इतना ही नहीं, जब सफाई सेवक अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं और समय पर सारा कार्य कर रहे हैं, तो वे पार्षद के अधीन कार्य क्यों करें? ऐसे तो उनका शोषण होगा। इस मौके पर मेयर सुरेंद्र कुमार ने यूनियन की मांगें सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे 1 सप्ताह के भीतर उनकी समस्याओं का हल करेंगे। जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल होशियारपुर के छात्रों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके के CAI बोर्ड में बेहतरीन प्रदर्शन कर स्कूल तथा अभिभावकों का नाम रोशन किया। इस संबंधी जानकारी देते हुए प्रिंसिपल वैशाली शर्मा ने बताया कि इस इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले यह स्कूल का 5वां बैच है। गौरतलब है कि छात्रों ने यह परीक्षा स्कूल आकर दी थी। कोऑर्डिनेटर अमित शर्मा ने बताया कि 11 छात्रों ने CAI बोर्ड के IGCSE प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। इस संबंधी वासल एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान के वासल, चेयरमैन संजीव वासल तथा CEO राघव वासल ने छात्रों तथा उनके अभिभावकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। कोरोना मुक्त गांव अभियान के तहत अपने गांव को इस भयानक वायरस से बचाने के लिए मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूं तथा इस बारे अपने हल्का वासियों को बार बार चेतावनी, हिदायत तथा सुझाव देकर उन्हें इस महामारी से बचाने के लिए कार्यशील हूं। यह शब्द हल्का विधायक चब्बेवाल डॉक्टर राजकुमार ने उस समय साझा किए जब वे अपने हल्के के प्रमुख गांव चब्बेवाल पहुंचे थे। इस मौके पर चब्बेवाल के अशोक सिंह के प्रयासों से जोहल फार्म्स की तरफ से गांव को सैनिटाइज करने के लिए टैंकर भेजा था। इस दौरान चब्बेवाल निवासियों के लिए हैरानीजनक दृश्य तब था जब विधायक डॉक्टर राजकुमार ने खुद ट्रैक्टर चलाकर गांव में सैनिटाइजर का स्प्रे किया। डॉक्टर राज ने कहा कि ऐसा करके वे अपने हल्का वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि कोविड के साथ मानवीय जीवन को बचाने की इस लड़ाई में हर एक को आगे बढ़कर किसी न किसी रूप में अपना योगदान डालना चाहिए। जिलाधीश कम अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अपनीत रियात ने सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स को जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से समाज भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों में लगातार सहयोग देने के लिए सम्मानित किया। सोनालिका के डायरेक्टर डेवलपमेंट व कमर्शियल अक्षय सांगवान को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि सोनालिका की ओर से शहर की सुंदर विकास व वातावरण संभाल को लेकर किए जा रहे कार्यों में बहुत योगदान दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सोनालिका की ओर से जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से की जा रही गतिविधियों, जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों को मोटर ट्राईसाइकिल की सहायता देने, आग लगने से प्रभावित लोगों की मदद करने, राम कॉलोनी कैंप में ओल्ड एज होम व चिल्ड्रन होम की इमारत की रिपेयरिंग के अलावा अन्य कई गतिविधियों में सहयोग किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी में बने हालातों से निपटने के लिए भी सोनालिका जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रही है। सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी नरेश गुप्ता ने कहा कि सोसाइटी के लिए गर्व की बात है कि सोनालिका के वाइस चेयरमैन अमृत सागर मित्तल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के पेट्रन सदस्य हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से करवाई जा रही गतिविधियों से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। जिलाधीश अपनीत रियात द्वारा जिले में कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम सहायक एक्साइज कमिश्नर अवतार सिंह कंग ने आज विधानसभा क्षेत्र चब्बेवाल के लिए नियुक्त किए गए नोडल एवं स्पेशल ड्यूटी अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 44 चब्बेवाल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में अब तक 44,354 डोज लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अब स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कोरोना वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। इसके अलावा अब कोरोना से रिकवरी के 3 महीने बाद वैक्सीन ली जा सकती है। पंजाब सरकार की ओर से मिशन फतेह 2 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना वायरस के केसों को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के अंतर्गत नजदीकी गांव ठरोली में सभी लाभार्थियों के 100% कोविड वैक्सीन लग जाने पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने पंचायतों का सम्मान करते हुए कहा कि गाँव के निवासियों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में इस वायरस को असरदार ढंग से रोका जाएगा। गाँव की पंचायत के सम्मान के मौके पर उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि मिशन फतेह 2 के अंतर्गत गाँव को कोरोना मुक्त
करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से बड़े स्तर पर गतिविधियां जारी हैं, जिसके अंतर्गत गांव-गांव टीकाकरण व सैंपलिंग को उत्साहित किया जा रहा है। टांडा उड़मुड़ हलके के कंडी इलाके के गांव तथा टांडा ब्लॉक और गर्दीवाल के गांव के पानी की पीने की सहूलत के लिए वाटर सप्लाई तथा सैनिटेशन विभाग की ओर से करवाए जा रहे कार्यों संबंधी विधायक संगत सिंह गिलजिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार गिलजिया ने ब्लॉक कांग्रेस दफ्तर में एक्सीएन गुरप्रीत सिंह, एसडीओ संजीव कुमार, एसडीओ सुखविंदर सिंह तथा जेई नवजीवन सिंह के साथ बैठक करते हुए कंडी के गांव में शुरू हो चुके तथा होने वाले प्रोजेक्टों तथा ब्लॉक डांडा के गांव गिल व मोहा में कार्यों को जल्द पूरा करवाने की हिदायत दी। योग साधना आश्रम होशियारपुर के साप्ताहिक सत्संग के दौरान भक्तों का ऑनलाइन मार्गदर्शन करते हुए आचार्य चंद्रमोहन अरोड़ा ने कहा कि संसार का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो उस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। दूसरा, जब संसार में अत्यधिक संकट आ जाता है और जीव त्राही त्राही करने लगते हैं, तब भी भगवान को उनकी रक्षा के लिए संसार में अवतार लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि धर्म भी धरातल में जा रहा है और संसार में त्राही त्राही मची हुई है। ऐसे समय में हमें प्रभु का सिमरन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर होशियारपुर के शेरपुर, गलेंड, शेरपुर तथा खुसरोपुर गांव में पूर्ण रूप से काला दिवस का असर देखने को मिला। गांव के लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द कृषि बिलों को रद्द करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मोदी की तानाशाही नीतियों के विरुद्ध हाथों में काले झंडे पकड़कर गांव के आसपास जोरदार रोष मार्च किया। इसी बीच आजाद किसान कमेटी द्वाबा होशियारपुर की तरफ से प्रधान हरबंस सिंह संघा की अगुवाई में काला दिवस मनाया गया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया तथा काले झंडे लहराकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। हल्के के गांव के विकास के साथ साथ गांव निवासियों की सेहत भी उतनी ही जरूरी है, यह विचार हल्का विधायक डॉक्टर राजकुमार ने गांव ढक्को में लगाए गए मेडिकल कैंप का उद्घाटन करने दौरान व्यक्त किए। डॉक्टर राज ने बताया कि कोरोना बीमारी के चलते बहुत मौतें हो रही हैं, जिसके चलते हमें सावधानियां बरतनी चाहिए तथा समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। इसके तहत ही वे गांव-गांव में मेडिकल कैंप लगा रहे हैं ताकि हल्के की जनता इन कैंपों में जांच करवाकर मुफ्त दवाई ले सके। गौरतलब है कि इन कैंपों में कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाती है और लोगों को इस बीमारी से जागरूक भी किया जाता है। पंजाब सरकार की ओर से जंगलों को बचाने व प्राकृतिक संसाधनों की संभाल को यकीनी बनाने के लिए शुरू की गई पन कैंपा स्कीम के अंतर्गत उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने आज कंडी क्षेत्र के गाँव डाडा में 33 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन प्रदान किए, जिससे इन घरों में ईंधन के प्रयोग के स्थान पर गैस के माध्यम से घरेलू कामकाज किए जा सकेंगे। गाँव डाडा में लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देने के समय मंत्री अरोड़ा ने बताया कि वन विभाग की पन कैंपा स्कीम के तहत यह कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ जंगलों की जरूरी कटाई रुकेगी बल्कि वातावरण को भी दूषित होने से बचाया जा सकेगा। उन्होंने गांव की पंचायतों को भरोसा दिया कि जो कोई भी लाभार्थी स्कीम का लाभ लेने से रह गए हैं, उनको भी जल्द गैस कनेक्शन मुहैया करवाए जाएंगे। किसानों द्वारा 26 मई का दिन काला दिवस के रूप में मनाए जाने के आह्वान पर किसानों का समर्थन करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी होशियारपुर के प्रधान डॉक्टर कुलदीप नंदा ने अपने घर पर काला झंडा फहराया। इस मौके पर डॉक्टर नंदा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर फ्रंट पर बुरी तरह से फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जो किसान अपने अन्नदाता की समस्या को लेकर गंभीर नहीं, वो अन्य मुद्दों पर कैसे गंभीर हो सकती है। डॉक्टर नंदा ने कहा कि जब तक किसान विरोधी कृषि कानून रद्द नहीं होते, तब तक वे किसानों के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी होशियारपुर ने कमालपुर चौक में किसान आंदोलन के तहत काले झंडे लहराकर केंद्र की तानाशाही मोदी सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया। इस रोष प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव संदीप सैनी, बुद्धिजीवी सेल के जिला उप प्रधान अजय वर्मा, एक्स सर्विसमैन विंग के जिला सचिव खुशीराम धीमान, महिला विंग पंजाब की राज्य सचिव नवजोत कौर ज्योति विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर संदीप सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने अहंकार को छोड़ते हुए भूमि पुत्रों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश के साथ साथ पूरी दुनिया में मोदी सरकार की कार्यशैली से देश के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्यों से। पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ अब पत्रकारों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट असद अली तूर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने इस्लामाबाद में असद के घर में घुसकर उसकी मारपीट की। उसके एक दोस्त ने बताया कि असद को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है। बता दें कि वे पाक सेना के आलोचक रहे हैं, इसलिए वे हमेशा से सेना के निशाने पर रहते हैं। इस बीच वहां के मानवाधिकार संगठनों ने इमरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सरकार साइबर क्राइम नियमों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। उनका मकसद सिर्फ पत्रकारों की आवाज को दबाना है। कोरोना के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड राज्य चूहों के कहर से भी जूझ रहे हैं। इससे दोनों ही राज्यों में किसानी चौपट हो गई है और इसके सिडनी तक पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इस दक्षिणी पूर्वी हिस्से में करोड़ों की संख्या में चूहे घरों, फार्म हाउस, हॉस्पिटल, स्कूलों में घुस गए और अपने मल मूत्र से प्रदूषण फैला रहे हैं।
चूहों के आतंक से स्थानीय किसान बेहाल है और करोड़ों डॉलर की फसल तथा उपकरण नष्ट हो गए हैं। कुछ चूहे तो बहुत ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। हालत यह हो गई है कि वे एक दूसरे को ही खाने लगे। बताया जा रहा है कि इस इलाके में लंबे सूखे के बाद पिछले साल बड़े पैमाने पर बारिश हुई थी। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे थे और फसलें हुई। इसी खुशी के बीच एक संकट भी आया। बारिश होने से बड़ी संख्या में चूहे पैदा हो गए तथा किसानों की फसलों को तबाह करने लगे। पाकिस्तान में रावलपिंडी रिंग मार्ग प्रोजेक्ट से जुड़े घोटाले की जांच शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसको अपना समर्थन दिया है। हालांकि इसको पीएम के लिए एक तगड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक प्रवक्ता के मुताबिक टीम ने घोटाले की जांच शुरू कर दी है और गहन जांच के बाद परियोजना के सभी तथ्य सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि रावलपिंडी रिंग मार्ग प्रोजेक्ट ने राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस घोटाले के लिए सीधे तौर पर इमरान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका और उनके पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग की है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोरोना को लेकर बात की। उन्होंने कोरोना को मानवता पर सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं एक बार फिर अपने फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टरों, नर्सों को सलाम करता हूं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, मैं शोक व्यक्त करता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को न मानने के बाद व्हाट्सएप को बुधवार को बंद किए जाने का फैसला लिया गया था। समाचार एजेंसी के मुताबिक व्हाट्सएप ने कोर्ट में दायर याचिका में भारत सरकार के बनाए गए नियम को भारतीय संविधान के तहत दिए गए गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। व्हाट्सएप ने कहा कि वो केवल उन लोगों की पहचान को उजागर करना चाहते हैं जो इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने अब बचाव में यह भी कहा है कि वो ऐसा करने वाली अकेली कंपनी नहीं है। हालांकि समाचार एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि व्हाट्सएप ने वास्तव में ऐसी कोई याचिका कोर्ट में दायर की है या नहीं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप के भारत में 400 मिलियन यूजर्स हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती यास का तांडव जारी है। इसकी वजह से कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां इस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि यास की वजह से पश्चिम बंगाल के तट के कई किलोमीटर दूर तक दुकानों और घरों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए हैं। महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का पद संभाल लिया तथा सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा की जगह ली है। जायसवाल को 2 साल के लिए सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जायसवाल फिलहाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक थे। वह महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। कोरोना के इस दौर में ऑनलाइन ठगी के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। जम्मू संभाग में अप्रैल और मई महीने में 18 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। वहीं अक्टूबर से लेकर अब तक कुल 150 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 40 हल कर दिए गए हैं, यानी लोगों से की गई ठगी का पैसा पुलिस ने वापस दिलवाया है। पुलिस के अनुसार लॉकडाउन में लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में शातिर ठग फोन कर उन्हें लालच दे रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। उन्हें सामान की जगह पत्थर और ईंटें मिल रही हैं। पुलिस के अनुसार लोगों को ठगी के लिए फोन कॉल आ रही है। इसमें कई प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जैसे लॉटरी लगी है, मोबाइल नंबर का लकी ड्रॉ निकला है। कुछ मामलों में कॉल कोड खास नंबरों से आ रही है। ये तमाम नंबर बाहरी देशों से सामने आए हैं। इन पर जांच जारी है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में 3 कॉमन इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटरों की स्थापना को मंजूरी दी है। अनंतनाग, बारामूला और जम्मू में 7.81 करोड़ रुपए की लागत से ये सेंटर बनेंगे। ये जानकारी कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ने दी। नवीन चौधरी ने बताया कि अनंतनाग में पहले इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 2.70 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशों में मछली के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात में कई गुना वृद्धि करने का लक्ष्य रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरा केंद्र जम्मू के नरवाल में स्थापित किया जाएगा। जयराम मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर की गई वित्त वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के लागू होने पर सूबे के शराब ठेकेदार एक व्यक्ति को 4 से अधिक शराब की बोतल बेच सकेंगे। हालांकि शराब का एक से दूसरे स्थान पर परिवहन करने वालों को 4 से अधिक बोतल ले जाने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
शराब ठेकेदारों की सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई शराब नीति में यह नया प्रावधान किया गया है। पहले शराब की 4 से अधिक बोतल लेकर एक से दूसरे स्थान पर जाने वालों के साथ साथ पुलिस शराब ठेकेदार पर भी कार्रवाई करती थी, क्योंकि दुकान में आने वाले व्यक्ति साथ में कितने लोग लेकर आया है ये दुकानदार के लिए पता करना संभव नहीं था। हिमाचल प्रदेश जेल विभाग ने सूबे की विभिन्न जेलों में बंद 335 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर पेरोल दे दी है। इसमें 245 ऐसे कैदी शामिल हैं जो कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों को पूरा करते थे। इन सभी को पेरोल दे दी गई है। 335 कैदियों में 90 वे कैदी भी शामिल हैं जो पहले ही पेरोल पर थे और अब उनकी छुट्टी 90 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। एडीजी जेल एन वेणुगोपाल ने बताया कि जेलों में कोरोना संक्रमण ना फैलने के लिए पेरोल पर चल रहे कैदियों को 90 दिन की और पेरोल दी गई है, ताकि उनके घरों से जेल वापस आने पर संक्रमण ना फैले। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। हादसे में बहन अपने भाई की जान बचाते बचाते खुद मौत के मुंह में चली गई। जानकारी अनुसार हरिपुर थाना क्षेत्र के तहत निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान वहां मशीनें चल रही थी और प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक एक बच्चा मशीन के पास पहुंच गया। इसी दौरान उसकी 19 वर्षीय बहन अपनी भाई को वापस लेने के लिए दौड़ी। उसने अपने भाई को तो बचा लिया, लेकिन उसका दुपट्टा मशीन में फंस गया तथा मशीन ने उसे अपनी ओर खींच लिया, जिसके चलते वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस उपरांत आसपास के लोगों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही लड़की ने दम तोड़ दिया। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।